गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आगे उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ए है SM, B है CH, C है MI, D है MH। तो सिंबल की अगर बात करें तो क्ले को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट को M से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेवल को G से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑर्गेनिक क्ले हो, ऑर्गेनिक क्ले, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। इसके अलावा अगर लो कंप्रेसिबिलिटी और लो प्लास्टिसिटी दोनों ही केस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। इसी तरीके से अगर मीडियम कंप्रेसिबिलिटी और प्लास्टिसिटी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। यानी यहाँ पे जो मीडियम है उसको क्या, इंटरमीडिएट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। इसके अलावा अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी हो, हाई प्लास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो एक तो ये सिंबल ध्यान रखने हैं सबके। उसके अलावा अगर मिक्सअप दिया हो, मिक्सअप जैसे सिल्ट इन सैंड, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट में आएगा उसका सिंबल पहले आएगा, या फिर किसका रेशियो ज़्यादा है। यानी सिल्ट है, सैंड में मिक्सअप है, तो सैंड का रेशियो ज़्यादा है, तो सैंड का क्या है, S है, और सिल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। इसी तरीके से अगर इस तरीके से हो हाई प्लास्टिसिटी क्ले, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्ले का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, हाई प्लास्टिसिटी का H। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिल्ट इन सैंड या फिर सिल्टी सैंड। तो इसको भी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो SM से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी इन ऑर्गेनिक क्ले, तो जो ओनली जो क्ले है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनऑर्गेनिक क्ले को। और ऑर्गेनिक क्ले के लिए जो सिंबल होता है वो होता है O। तो इनऑर्गेनिक क्ले के लिए क्या सिंबल है, C है। हाई कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो यानी इसका सिंबल क्या आ जाएगा, CH। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज, A है ऑलवेज लेस देन 1, B है ऑलवेज इक्वल टू 1, C है ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, D है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है इसको CU से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है उसको CU से रिप्रेजेंट करते हैं, और CU क्या होता है, रेशियो ऑफ D60/D10। तो ये ध्यान रखना है, एक तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। CU की अगर वैल्यू की बात करें तो C इज इक्वल टू 1 होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड। और अगर बात करें कि CU है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर CU की वैल्यू है ग्रेटर देन 6 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेल ग्रेडेड सैंड। ये दोनों वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है, तो इनको ध्यान रखना है। तो यानी सी यू की वैल्यू है किसी भी केस में लेस देन 1 नहीं होगी,
इक्वल 1 हो सकती है और ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, इसको सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीसी से, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल सीसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 3। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए ये वैल्यू होती है इसकी। इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे, ए था 0.5 to 1, बी था 3 to 4, सी था 4 to 5, डी है नन ऑफ दीज। तो जो भी ऑप्शन गिवन है वो इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, यानी 1 to 3 इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1 to 3 ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज 1 and 4 respectively. The ratio of effective size to diameter through which 30% of total mass is passed is A है 1.25, B है 1.5, C है 1.75, D है 0.5। जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आता है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन यानी सीसी और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी सीयू की वैल्यू गिवन है। सीसी 1 गिवन है एंड सीयू की वैल्यू है 4। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज। तो जो सॉइल की इफेक्टिव साइज होती है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल वो होती है D10। और अगर एवरेज साइज ऑफ सॉइल पूछे जाए तो एवरेज साइज क्या आती है D50। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ यानी D10 एंड डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ टोटल मास इज पास्ड। इसका मतलब D30, इसका रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए सीसी के लिए क्या होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 इज इक्वल टू 1। CU के लिए होता है D60 अपॉन D10। अगर यहाँ से हम देखें इसकी वैल्यू है 4। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए हमें क्या चाहिए D10 अपॉन D30 या D30 अपॉन D10 जो भी, ठीक है। तो अगर हम D30 अपॉन D10 की बात करें तो अगर CU को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ CC से तो ये क्या आ जाएगा D60 अपॉन D10। मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू आ गई 4। इसको फर्दर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए D60 से D60 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या D30 अपॉन D10 इज इक्वल टू 2। तो ये D30 अपॉन D10 का रेशो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और अगर D10 अपॉन D30 की बात करें तो रेशो क्या आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है D 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन। A है 4, B है 5, C है 6, D है 10। तो वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो CU की वैल्यू आती है वो होती है ग्रेटर देन 6। वेल ग्रेडेड सैंड की बात करें तो CU की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 6। और अगर ग्रेवल की बात करें वेल ग्रेडेड ग्रेवल की तो
इस केस में Cu की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 4। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ए है हॉरिजॉन्टल लाइन, बी है वर्टिकल लाइन, सी है इंक्लाइंड लाइन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गैप ग्रेडिंग कर्व, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कर्व को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक अपने पास में कर्व यानी एक ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके की शेप आती है, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से कुछ शेप होती है, सॉरी थोड़ा सा इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें हम देख सकते हैं मोस्टली सेम साइज के पार्टिकल्स है, तो इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल। अगर इसके बाद इस कर्व की बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल साइज को ये कवर कर रहा है, यानी इसमें बहुत सारे पार्टिकल साइज मिक्सअप है, तो इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सोइल। और ये जो कर्व आ रहा है इसमें देखिए कुछ यहाँ तक के पार्टिकल्स है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद में फिर से कुछ पार्टिकल साइज को इंक्लूड किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं गैप ग्रेडिंग कर्व। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है वो पार्टिकल साइज इसमें इंक्लूड नहीं होती है, और इसके अलावा जो भी पार्टिकल साइज आ रही है कर्व में वो सारी इंक्लूड होती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो गैप ग्रेडिंग कर्व है उसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सोइल। ए है क्ले ग्रेटर देन सिल्ट, सैंड, कोलाइड। बी है सबसे कम ग्रेवल का, उसके बाद में सिल्ट, कोलाइड एंड सबसे ज़्यादा क्ले का। सी है सबसे कम सैंड, उसके बाद में इससे ज़्यादा जो साइज़ आ रहा है वो है सिल्ट, फिर क्ले एंड सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो कोलाइड का। डी है सिल्ट सबसे कम, उसके बाद में ग्रेवल, कोलाइड एंड क्ले का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 6/d। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। तो जिसका पार्टिकल साइज कम है उसकी जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया यहाँ से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया के लिए पूछा गया है कि सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम जो सबसे कम वैल्यू आ रही है वो हम कंसिडर करते हैं। तो यानी सबसे कम किसके लिए आएगा, जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो है ग्रेवल, सैंड। पार्टिकल साइज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके लिए, तो सबसे ज़्यादा ग्रेवल का होता है, उसके बाद में सैंड का, उसके बाद में सिल्ट, और सबसे कम जो पार्टिकल साइज होते हैं वो होते हैं क्ले के। तो यानी जो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा आएगा वो किसके लिए आएगा, जिसकी पार्टिकल साइज कम है, यानी क्ले के लिए सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में सिल्ट में इससे थोड़ा कम होगा, सैंड में इससे भी कम होगा एंड ग्रेवल में सबसे कम होगा। ये इनका क्या है, सरफेस एरिया के लिए सीक्वेंस होगा। अब इसके लिए देखिए हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए में है कि क्ले का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्ले का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, यानी ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बी में है कि ग्रेवल का सरफेस एरिया सबसे कम है, उसके बाद में सिल्ट का है, उसके बाद में कोलाइडल, और उससे कम है क्ले का।
तो जो ग्रेवल का है वो सरफेस एरिया सबसे कम है, यानी ये करेक्ट है। उसके बाद में सिल्ट का आएगा, तो ये भी सही है। और उसके बाद में कोलाइड और उसके बाद में क्ले। तो ये ध्यान रखना है, क्ले एंड कोलाइड की अगर बात करें तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स की साइज है ये क्ले से भी कम होती है, यानी इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा कोलाइड का होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें है सैंड का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, उसके बाद में है सिल्ट, उसके बाद में क्ले और उसके बाद में कोलाइड। तो ये इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू ए है 18 ग्रुप्स, बी है 23 ग्रुप्स, सी है 10 ग्रुप्स, डी है 5 ग्रुप। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन गिवन है सॉइल के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स है वो 18 ग्रुप्स है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज ए है प्लास्टिक लिमिट, बी है कंसिस्टेंसी लिमिट, सी है लिक्विड लिमिट, डी है श्रिंकेज लिमिट। तो इसके लिए जो कंसिस्टेंसी के लिए अटरबर्ग ने जो चार्ट हमें दिया था, जो ग्राफ आ रहा है, अगर उसकी स्टडी करें तो वो ग्राफ किस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था। श्रिंकेज लिमिट, इसके बाद में प्लास्टिक लिमिट, इसके बाद में लिक्विड लिमिट, इस तरीके से ये ग्राफ था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि अगर सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ रही है, यानी लिक्विड स्टेट यहाँ होगी, अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ तो क्या है सॉलिड, सॉलिड स्टेट, यहाँ सेमी सॉलिड स्टेट, यहाँ प्लास्टिक स्टेट और यहाँ होगा लिक्विड स्टेट। तो अगर लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कोई भी सॉइल आ रही है, इसका मतलब हम क्या है वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। और ये कब पॉसिबल होगा, जब वाटर कंटेंट किस पे हो, लिक्विड लिमिट पर हो। यानी जब लिक्विड लिमिट पे होगा तो क्या पार्टिकल जस्ट क्या होता है प्लास्टिक से लिक्विड में आता है, और अगर वाटर कंटेंट कम करेंगे, इंक्रीज़ करते हैं, तब तो क्या है लिक्विड लिमिट पे क्या होता है प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज होगा, और अगर डिक्रीज करते हैं तो लिक्विड से ये वापस किस में प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर प्लास्टिक स्टेट से कोई सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी सॉइल मास, तो उस वाटर कंटेंट, किस वाटर कंटेंट पे ये सब होगा, तो ये होगा प्लास्टिक लिमिट। यानी प्लास्टिक लिमिट में सॉइल मास क्या है, प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई भी सॉइल मास है वो सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। ए है क्ले, बी है कोर्स ग्रैंड सॉइल, सी है सिल्ट, डी है फाइन ग्रैंड सॉइल। तो जो प्लास्टिक स्टेट है वो किस में नहीं आती, जो कोर्स ग्रैंड सॉइल होती है, कोर्स ग्रैंड सॉइल। और जो फाइन ग्रैंड सॉइल है उसमें प्लास्टिक लिमिट भी होती है एंड लिक्विड लिमिट भी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। ए है अटरबर्ग, बी है कैसेग्रान, सी है टरजागी, डी है मोहर। तो जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन है वो किसके थ्रू डेवलप किया था, यानी किसने डेवलप किया था,
तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बी, कैसे ग्रैंड ने। देखिए जो अटरबर्ग है उसने क्या है, सॉइल की कंसिस्टेंट लिमिट दी थी, यानी ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसने दिया था, अटरबर्ग ने दिया था। जो लिक्विड लिमिट हम डिटरमाइन करते हैं ये किसने दिया था, कैसे ग्रैंड ने दिया था। और जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी कैसे ग्रैंड ने ही डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ sieve used for finding liquid limit is 125 माइक्रोन्स, B है 425 माइक्रोन्स, C है 250 माइक्रोन्स, D है 375 माइक्रोन्स। तो लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए जो sieve का डायमीटर यूज़ करते हैं वो होता है 425 माइक्रोन्स। अगर mm में पूछे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.425 माइक्रोन, सॉरी mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज रिपोर्टेड एज, ए है ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बी है 0, सी है नेगेटिव वैल्यू एज ग्रुप इंडेक्स में बी नेगेटिव, डी है इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है वो क्या होता है। जो ग्रुप इंडेक्स है इसकी वैल्यू है 0 to 20 वेरी करती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होती। जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 होगी। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 आ रही है यानी ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड सबग्रेड मटेरियल। और अगर 20 आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करता है पुअर सबग्रेड मटेरियल। अगर इसकी बात करें कि ये किस पे बेस्ड होता है, जो जीआई की वैल्यू होती है ये बेस्ड होती है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब सॉइल की परमेबिलिटी क्या है, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, वहाँ पे क्या क्ले मिनरल प्रेजेंट है, उन सब पे जीआई की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर जीआई के फॉर्मूले की बात करें तो जीआई के लिए फॉर्मूला होता है, ग्रुप इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है जीआई के लिए। अगर बात करें कि यहाँ पे जो A है, B है, C है और जो D है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर A की बात करें तो ये A है, इसका फॉर्मूला होता है P-35 और इसकी वैल्यू यानी जो A की वैल्यू आती है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 से ज़्यादा A की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे P है, ये क्या है, P की बात करें तो ये है परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। इसके बाद में अगर B की बात करें तो B के लिए वैल्यू होती है P-15 और इसकी वैल्यू भी शुड नॉट ग्रेटर देन 40। P सेम वही है, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। इसके बाद C है, C रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, C किसको रिप्रेजेंट करता है, ये होता है WL-40 और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30। WL किसको रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड लिमिट, और -40 सॉरी इसका जो वैल्यू आती है वो 20 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर D की बात करें तो D होता है IP-10 शुड नॉट ग्रेटर देन 20।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो ए के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन, ठीक है। तो इससे ए एंड बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ए और बी की वैल्यू किसी भी केस में 40 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर सी की बात करें तो इसके लिए हमें लिक्विड लिमिट क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 20 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर डी की बात करें तो हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी यहाँ पर का है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 20 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट अपने पास में आईपी गिवन नहीं हो किसी केस में, तो जैसा कि हम जानते हैं आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो अगर WL एंड WP की वैल्यू गिवन है तब भी हम IP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि GI की यानी जो ग्रुप इंडेक्स है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 पॉसिबल है एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B 0। अगर किसी केस में ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको जैसे हम IP के लिए क्या कर रहे थे कि जब WP एक्सीड कर रही है WL से तो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसको हम क्या करते हैं IP = 0। उसी तरीके से इसमें भी अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको हम कंसीडर करेंगे = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइट सीट इन केओलिनाइट क्ले मिनरल्स। ए है कोवलेंट बॉन्ड, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है आयनिक बॉन्ड, डी है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो क्ले मिनरल है वो 3 टाइप्स के होते हैं और उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो क्ले मिनरल है, क्ले मिनरल्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है केओलिनाइट, इलाइट, मोरिलिनोलाइट। जो केओलिनाइट है इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इलाइट है इसमें पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, यानी इसमें जो कैल्शियम वाला बॉन्ड पाया जाता है, पोटेशियम। और अगर मोंटमोलिनाइट की बात करें तो इसमें होता है H2O बॉन्ड, यानी वाटर बॉन्ड पाया जाता है। तो वाटर बॉन्ड की वजह से मोंटमोलिनाइट जिस भी टाइप की क्ले में प्रेजेंट होता है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। जो केओलिनाइट मिनरल जिस टाइप की क्ले में पाया जाता है उसमें सबसे कम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। और इलाइट है ये इनके बीच का होता है, यानी केओलिनाइट से थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, बट मोंटमोलिनाइट से कम होता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि जो केओलिनाइट मिनरल है वो किस में पाया जाता है, तो जो सेडिमेंट्री एंड जो रेजिडुअल क्ले होती है उसमें क्या है, केओलिनाइट बॉन्ड पाया जाता है। और अगर मोंटमोलिनाइट है ये होता है ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट में। अगर हम बात करें इलाइट मिनरल की तो ये पाया जाता है लुकेस्ट्रेन सॉइल में। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केओलिनाइट क्ले मिनरल है, इसके लिए कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप सिंबल असाइंड टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर रेस्पेक्टिवली। ए है SS एंड CS, बी है SM एंड CS, सी है SM एंड SC, डी है MS एंड CS। तो स्टार्टिंग में हमने सिंबल के लिए डिस्कस कर लिया था। क्ले को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट को M से, सैंड को S से, ग्रेवल को G से, ठीक है। और अगर मिक्सर हो, अगर ड्यूल सिंबल की बात करें तो इसमें देखते हैं कि किसका रेशियो ज़्यादा है। जैसे सिल्टी सैंड की बात करें
सिल्टी सैंड। तो इसका मतलब क्या है कि सैंड में क्या रिप्रेजेंट है, सिल्ट रिप्रेजेंट है, तो जिसका रेशियो ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे। तो सैंड का हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है एस, सिल्टी का यानी जो सिल्ट है उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं एम। इसी तरीके से जो क्लेई सैंड है, क्लेई सैंड, तो इसके लिए जो सिंबल आएगा, यानी क्ले सैंड का मतलब कि क्ले के पार्टिकल्स प्रेजेंट है सैंड में, तो ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है, सैंड का, तो सैंड के लिए एस एंड क्ले के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है सी। तो इनका जो सिंबल आएगा वो आएगा एस एम एंड एस सी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोइल इन इंडिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, ए है MIT क्लासिफिकेशन, बी है यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सी है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इंडिया में जो सोइल को क्लासिफाइड किया गया है वो है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is a soil sample is subjected to sieve analysis using a complete set of standard IS sieves. Out of 3 kg of soil, 1200 gram retain on IS 600 micron sieve, 1500 gram retain on IS 500 micron sieve, and remaining 300 gram retain on IS 4 to 5 micron sieve. The uniformity coefficient for soil is A है 1.2, B है 1.41, C है 0.71, D है 0.85। ये लास्ट ईयर SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीव साइज दिया हुआ है उसको मैनेज करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा क्या है 600 माइक्रोन सीव साइज़ की बात करें तो, उसके बाद में जो साइज़ गिवन है वो है 500 माइक्रोन और उससे कम है 425 माइक्रोन। उसके बाद कितना परसेंटेज वेट इस पर रिटेन है, अगर उनकी बात करें रिटेन वेट, तो जो 600 माइक्रोन है इस पे जो रिटेन वेट है वो है 1200 ग्राम। ये सब किस में है, ग्राम में। इसके लिए है 1500 ग्राम। 425 माइक्रोन के लिए जो रिटेन वेट है वो है 300 ग्राम। अब हम बात करते हैं परसेंटेज रिटेन वेट। परसेंटेज रिटेन वेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका होता है कि कितना रिटेन वेट है, तो ये कितना है 1200, टोटल कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा 40%। अगर इससे आगे 500 माइक्रोन की बात करें तो रिटेन वेट है 1500, टोटल वेट है 3000 और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 50%। इसी तरीके से जो रिटेन वेट है वो 300, टोटल वेट 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10%। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास में परसेंट रिटेन वेट 40%, 50% एंड 10%। अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन वेट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सम करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 40%, अब यहाँ पे क्या होगा 40 प्लस 50 यानी 90%, और यहाँ पे आ जाएगा 100%। इसके बाद में हम जो परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करते हैं, इसके आगे जो आता है वो है परसेंटेज फाइनर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज
कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन वेट, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 60%, 10% एंड 0%। ठीक है, अब देखिए जो CU होता है वो क्या होता है D60/D10, और जो D60 होता है इसका मतलब क्या होता है, D60 का मतलब होता है 60% ऑफ द सोइल इज़ फाइनर देन दिस साइज, यानी कि 60% सोइल है वो इस साइज से क्या होगी, यानी 600 माइक्रोन है, इस साइज से कम पार्टिकल्स हो गए। 60% जो सोइल पार्टिकल्स है उनकी साइज़ क्या होगी 600 माइक्रोन से कम होगी। इसका मतलब ये होता है। इसी तरीके से अगर D10 की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि 10% ऑफ सोइल इज़ फाइनर देन दिस साइज, तो यहाँ पे 10% पे क्या आ रहा है 500 माइक्रोन, यानी कि जो 500 माइक्रोन से कम जो साइज़ आ रही है सोइल की वो कितनी है, ओनली 10% है। तो इनके रेशियो को हम CU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो CU की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। D60 के लिए की वैल्यू क्या आ रही है 600 माइक्रोन एंड D10 के लिए वैल्यू क्या आ रही है 500, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से CU की वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है A। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डार्सी लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।